द डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिस्टिंग्विश करें उससे पहले हम दो टर्म्स पढ़ लेते हैं जिससे डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिज्म भी बोलते हैं और आइसोट्रॉपी को आइसोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो एन आइसोट्रॉपी जो टर्म है वो मेनली किसके लिए है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यूज होगा और आइसोट्रॉपी वो अमॉर्फस सॉलिड्स में यूज होगा। इसीलिए मैंने पहले एनआइसोट्रॉपी लिखा है, बाद में आइसोट्रॉपी लिखा है। बात समझ में गए? तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एन आइसोट्रॉपी और लिखेंगे, उसके बाद में समझाते हैं। ठीक है, लिखिए व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सच एज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, luster, refractive index, mechanical strength, etc. are not identical in all the directions. Are not identical in all the directions is known as what? Anisotropy. And the solids are called anisotropic in nature. And the solids are called anisotropic in nature. That clear? फिर लिखेंगे this phenomenon of anisotropy is shown by crystalline solids. क्लियर हो गई बात? अब मैं बात करता हूं कि मैंने बोला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी, यानी आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर यहां पर हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने ले लिया, माना मैं 3 एक्सेस होती है, आपको पता ना, इस एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊं, अगर मैं ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जाता हूं, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी भाई? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली कौन सी है? माना जेड एक्सिस है। समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस एक्सिस के अलोंग जाता हूं तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? ये इस तरीके का है, यानी एक जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग जाता हूं तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ब्लू डॉट सर्कल आ रहा है, व्हाइट ब्लू डॉट सर्कल, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। यहां पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा तो इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टिंग वायर की, अगर आपके पास कंडक्टिंग वायर है तो आपने पढ़ा है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? अलोंग द लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब आप वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बात समझ आ गई? यानी इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग है और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। बात समझ में गए होंगे? फिर बात कर रहे हैं हम आइसोट्रॉपी की, तो आइसोट्रॉपी इसका अपोजिट होगा, क्योंकि अगर लिखना चाहे तो लिख लो, वरना तो आप समझ ही गए होंगे, लिख लीजिए। When the values of physical properties of the solids are identical in all the directions, is known as isotropy or isotropism, and solids are called isotropic in nature, and this phenomenon is shown by the amorphous solids. ऐसा क्यों हो रहा है देख लीजिए यहां पर भी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखिए कहां जाएंगे भाई, ये वाई एक्सिस होगी, मान लिया ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? जेड एक्सिस है। तो इन तीनों ही एक्सिस में क्या है? अरेंजमेंट क्या आपको अलग अलग मिलना है, क्योंकि भाई यहां तो डेफिनेट अरेंजमेंट था, डेफिनेट डिसिप्लिन में था, डेफिनेट ऑर्डर में था। यहां पे क्या है? यहां पे अरेंजमेंट कोई डेफिनेट नहीं है,
जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है क्या रेंडमली अरेंज है, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ और है, तो इनकी प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में ले चाहे इस डायरेक्शन में ले, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बात समझ गए होंगे? इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसको डिफाइन करने के बाद स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। मैंने आपको बताया, एक चीज बताई मैंने आपको कि मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसके बिहाफ पर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में। यही बताया था ना? तो वो सिंपल सी ट्रिक क्या है? वो सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप यूज करते हैं रोज लगभग, आजकल कम कर रहे होंगे, खूब छुट्टियां हैं और आप सो भी रहे होंगे ज्यादा। अगर आपको जल्दी उठना होता है तो आप क्या करते हैं? बोलिए। मोबाइल में क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं। सुबह जल्दी उठना होता है ना, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो वही मेरी ट्रिक है, अलार्म। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं और आप भी लिखेंगे, मगर उससे पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ऐसे याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अलार्म की स्पेलिंग आपको पता है, ALARM, अलार्म हो गया। ठीक, और यहां पर इसमें मैं ES जोड़ा तो हो जाएगा अलार्म्स। बात समझ में आ गई? तो ए का मतलब क्या यहां पर, ए से मतलब है यहां पर अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट। ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसको एक एक करके समझाऊंगा फिर। और एल से मतलब है क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इससे मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बात समझ आ गई? फिर ये से मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आर से मतलब क्या है, रेगुलर कटिंग, रेगुलर कटिंग। और एम से मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट्स। एम फॉर मंकी पढ़ा होगा, आज क्या पढ़ रहे हो, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट्स। ई फॉर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सही है ना? और ई का मतलब, सॉरी, एस का मतलब क्या है, यहां पर होता है एस का मतलब सिमेट्री से, सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं यहां पर एंट्रोपी, वो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। एंट्रोपी तुम्हारा जनरली बुक्स में दिया नहीं जाता, तो मैं समझा दूंगा एंट्रोपी वाला पॉइंट। ये हमारे हो गए कितनी प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज है, याद हो जाएंगी। ये अलार्म याद रखना, उसके बिहाफ पर आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई। आधा डिस्टिंग्विश हो चुका है, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है, और इसकी जो डिमेरिट्स हैं वो मैं यहां लिखूंगा। इसके मेरिट्स हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, और वो ही जो इसकी मेरिट्स होंगी वो इसकी क्या होंगी, डिमेरिट्स होंगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है आपको पता है कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर विद डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न। डेफिनेशन से हो जाएगा क्लियर। पहला जो पॉइंट अभी किससे क्लियर होगा भाई, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इसका भी हो जाएगा ये सेम डेफिनेशन से। बात समझ आ गई? फिर दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उसमें क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इनमें कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सही है ना? अब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज क्या होता है? देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स क्या है, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न है। तो इनमें क्या होता है, रेंज कितनी भी लॉन्ग रेंज में आप जाएंगे, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होता है, वो लगभग एक जैसा ही होगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे मैं मानूं ये बोर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जो पैटर्न अरेंजमेंट का यहां पर पार्टिकल्स का, वही यहां पर होगा, वही यहां होगा और वही यहां पर होगा। यानी पूरे बोर्ड में अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें अरेंजमेंट लगभग सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। भाई हम बात करें शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते कौन से, अमॉर्फस सॉलिड्स। क्यों है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज है, तो उनका कोई डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न तो है नहीं, इसलिए पार्टिकल कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। तो यहां पे आप इस पोर्शन देखेंगे क्या, यहां पे अलग दिख रहा है इस रेंज में, इस वाले एरिया में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, यानी एक जैसा अरेंजमेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। समझ गए, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। फिर अगले हम बात करते हैं, दीज आर कैसे होते हैं,
एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, जैसे रेजिस्टेंट, मेटेलिक, लस्टर या कुछ भी आप बोल सकते हो। सही है ना, जो मैंने जितनी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन कराई अभी। और ये कैसे होते हैं बोलो, ये होते हैं कैसे, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बात समझ आ गई? फिर हमने बोला अगला पॉइंट एक है ना कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, जब इनको शार्प एज टूल से काटेंगे तो ये रेगुलर कटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विद स्मूथ एंड प्लेन सर्फेसेस। बात समझ आ गई? लिख लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सो रेगुलर कटिंग विद प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, अगर आप इनको काटोगे तो आपको रेगुलर कटिंग से मतलब ये है, एक तरीके से मिरर इमेज मिलेगी। बिल्कुल एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा, इक्वल तरीके से काटेंगे। जैसे मैंने ये हाथ है, इसकी क्या होगी, मिरर इमेज, एक तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐसे ढक जाएगा बिल्कुल। वहीं पर आप बात करें किसकी, एमआरएफ सॉलिड्स की, ये कैसी कटिंग शो करेंगे? अगर ये रेगुलर कटिंग शो कर रहे हैं तो ये कैसी करते हैं, इरेगुलर कटिंग। ये कैसे, प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसेस के साथ करते हैं, ये कैसे करते हैं, रफ सर्फेसेस के साथ करते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे कैसे, these show irregular cutting with rough surfaces। जैसे मैं बात करूं, ग्लास लाया हो कभी घर पे विंडो ग्लास लगाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ग्लास जब काटते हैं डायमंड से, तो ग्लास में जो उसके सरफेस है वो रफ लगते हैं। टच करके देखा, जैसे वुड है, वुड को काटेंगे तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, खुरदरापन होगा, है ना, क्योंकि उनमें पार्टिकल कैसे इरेगुलर तरीके से अरेंजमेंट है। तो इसलिए पार्टिकल जब काटोगे तो देखो ऊंचा नीचे कटेगा, देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, एकदम बराबर पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इधर क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट एंड चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करोगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है ना एक डेफिनेट रेंज वाला होगा। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर आएगा तो ये तुरंत एकदम से मेल्ट हो जाएंगे। जबकि हम बात करें यहां पर क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दीज डू नॉट हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। यानी ये अचानक से लिक्विड में चेंज नहीं होंगे। जैसे आप प्लास्टिक ले रहे हैं, आपने प्लास्टिक को कभी पिघलाया हो तो आप देखेंगे प्लास्टिक पहले क्या होगी, सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होने के बाद क्या होगी, वो सिकुड़ने लगती है और उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही क्या होती जाएगी, पिघलती जाएगी। यानी ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इट कंटिन्यू टू मेल्ट, यानी वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट तो होगा, लेकिन वो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा मेल्ट होगी। बात समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, सही है, लो भी होगा और डेफिनेट भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है भाई, बताइए? इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, डेफिनेट होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बोलिए, शार्प है और कैरेक्टरिस्टिक वाला है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है भाई, बोलो, शार्प नहीं होता है। तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है एमआरएफ सॉलिड्स की, वो भी कैसी होगी, बोलिए, डेफिनेट नहीं होती है। क्लियर हो गई? फिर वहीं पर बात करें हम सिमेट्री की। सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सिमेट्री के बिहाफ पर हम क्रिस्टल्स को आसानी से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है केवल और केवल कौन रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमआरएफ सॉलिड्स सिमेट्री शो नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पजेस सिमेट्री, ठीक है, और इसमें लिखेंगे दे डू नॉट पजेस सिमेट्री। तो इनमें जो सिमेट्री होती है कितने, तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है आगे आप पढ़ेंगे। एक होती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मैं ब्रीफली लिख रहा हूं, AOS, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और एक होती है कौन सी, बोलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक होती है कौन सी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी।
ठीक है, दे डू नॉट शो सिमेट्री। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? बात करें आगे, ठीक। तो मैंने एक और बोला था कि मैं एक और पॉइंट भी बता सकता हूं या यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर मैं कोरिलेट करूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने बोला अगला जो पॉइंट चाहे तो आप लिख सकते हैं एंट्रोपी वाला। क्या बोला मैंने? एंट्रोपी का पॉइंट लिख सकते हैं, एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी वाला अगला पॉइंट बताएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। एंट्रोपी पढ़ी ना आपने सबने एंट्रोपी 11th में, ठीक है। एंट्रोपी के बिहाफ पे हम बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनमें पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। जब रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो इनमें क्या होगा भाई? रैंडमनेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। जहां पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, जहां पर जितनी ज्यादा डिसऑर्डर होती है, यहां पे क्या है? एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज है, यहां पे डिसऑर्डर होती है, यहां पे डिसऑर्डर नहीं होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, और इनकी जो एंट्रोपी होती है बहुत हाई होती है। क्या बोला? समझ आ गई ना? तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इनकी एंट्रोपी के बिहाफ पर आप डिफाइन भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर डिफाइन नहीं किया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट डिफाइन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। आपने 11 में पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें आपने पढ़ा था एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल इज 0। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे पीस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बनते हैं। इनकी जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पे क्या होगी? 0 होगी। इनकी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एंट्रोपी 0 हो जाए। इधर क्लियर? तो ये हमारा था क्या भाई? फर्स्ट लेक्चर, इसे हमने पढ़ लिया, ठीक है।